हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स जिसका पेपर कोड 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हमारी चल रही है। उसमें हम काफी टॉपिक्स को कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक्स हम करने जा रहे हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मैककिंसी का फ्रेमवर्क, जो बेसिकली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर बार ही पूछा जाता है, पेपर में एग्जाम में आता है। मैककिंसी फ्रेमवर्क बेसिकली ये हमारा यहाँ पे होगा हमारा मैककिंसी का फ्रेमवर्क। ये सारे अभी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये करने वाले हैं अभी हमारे पर्ट्स ईपीएम क्रिटिकल पाथ ये रहा। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं मैककिंसी 7S फ्रेमवर्क। देखो, मैककिंसी 7S फ्रेमवर्क एक मैनेजमेंट मॉडल है जो 7 इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करता है जो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के लिए जरूरी है। ये कंपोनेंट्स अलाइन होने चाहिए अगर आप सक्सेसफुल आउटकम्स चाहते हो। अब इन कंपोनेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले आता है शेयर्ड वैल्यू। ऑर्गेनाइजेशन के कोर वैल्यूज, बिलीव्स और प्रिंसिपल्स जो कल्चर और बिहेवियर को शेप करते हैं। इसके अगर एग्जांपल दूं, इनोवेशन और कस्टमर फोकस कोर वैल्यूज होती हैं। सेकंड आता है स्ट्रेटजी। ऑर्गेनाइजेशन का प्लान ऑफ एक्शन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, इसमें आपकी रिसोर्स एलोकेशन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की स्ट्रेटजीज भी आ जाती हैं। अगर एग्जांपल दूं, मार्केट एक्सपेंशन या प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज इसका पार्ट है। तीसरा आता है सिस्टम। फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोसेसेस दोनों आ जाएंगे, स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, मैकेनिज्म्स आ जाएंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग को सपोर्ट करते हैं, लाइक जैसे वर्क फ्लोस हो गए और आईटी सिस्टम्स हो गए। अगर एग्जांपल दूं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए इसकी बेस्ट एग्जांपल है। चौथा आता है स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का हिरार्की और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स इसमें इसका पार्ट है, लाइक जैसे आपका फंक्शनल या मैट्रिक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये भी प्रीवियस से क्वेश्चन, इसको भी हम आगे करेंगे। अगर इसके एग्जांपल दूं, डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर मार्केटिंग के लिए, फाइनेंस के लिए, वो सारे इसका पार्ट है। फिफ्थ कंपोनेंट आता है स्टाइल। लीडरशिप और मैनेजमेंट का अप्रोच और कल्चर क्या है, जैसे आपका कोलैबोरेटिव है या अथॉरिटेटिव स्टाइल है। एग्जांपल अगर दूं, ओपन डोर पॉलिसी है एम्प्लॉय फीडबैक के लिए। सिक्स्थ कंपोनेंट आता है स्टाफ। ऑर्गेनाइजेशन का वर्कफोर्स हो गया, इन इसमें उनकी स्किल्स, डाइवर्सिटी और टैलेंट मैनेजमेंट भी पार्ट बनते हैं। अगर एग्जांपल दूं, आप स्पेशलिस्ट एआई डेवलपमेंट के लिए हायर कर रहे हो। सेवंथ आता है स्किल्स। ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज के कोर कॉम्पिटेंसीज और कैपेबिलिटीज होती हैं ये। अगर एग्जांपल दूं, एक्सपर्टाइज क्लाउड कंप्यूटिंग या सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब क्यों ये मैककिंसी 7S फ्रेमवर्क जरूरी है? होलिस्टिक व्यू देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल की इफेक्टिवनेस के लिए, चेंज मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल टूल है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं जीई मैककिंसी मैट्रिक्स। व्हाट इज जीई मैककिंसी मैट्रिक्स? देखो, जीई मैककिंसी मैट्रिक्स या इसको जीई बिजनेस मॉडल कह लो, एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करता है बेस्ड ऑन टू पैरामीटर्स। दो मेन पैरामीटर है। सबसे पहले मार्केट अट्रैक्टिवनेस, सेकंड है बिजनेस पोजीशन। ये मैट्रिक्स बिजनेस यूनिट्स या प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटाइज और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए यूज किया जाता है। इसके पैरामीटर्स को अगर डिटेल में करें, सबसे पहले मार्केट अट्रैक्टिवनेस, मार्केट का ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कंपटीशन कितना है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स का जो मेजर है, जैसे आपके रेगुलेशंस वगैरह होगी। अगर एग्जांपल दूं, हाई ग्रोथ मार्केट्स जैसे ईवी हाईली अट्रैक्टिव है आज के टाइम पे। सेकंड आता है बिजनेस पोजीशन। ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कितना है, मार्केट शेयर कितना है, ब्रांड इक्विटी क्या है, और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज का ये मेजर होता है। अगर एग्जांपल दूं, स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सप्लाई चेन बिजनेस पोजीशन को स्ट्रेंथन करती है। ठीक है जी। अब मैट्रिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो देखो, 3x3 ग्रिड में बिजनेस यूनिट्स को प्लॉट किया जाता है। हाई, मीडियम, लो फॉर बोथ पैरामीटर्स, दोनों पैरामीटर्स आते हैं। हाई अट्रैक्टिवनेस प्लस हाई पोजीशन यानी ज्यादा इन्वेस्ट करो। ठीक है जी। लो अट्रैक्टिवनेस प्लस लो पोजीशन, डाइवेस्ट करो या एग्जिट कर दो। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? स्ट्रेटेजिक रिसोर्स एलोकेशन को ये डाटा ड्रिवन बनाता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स से आगे बढ़कर फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल स्ट्रक्चर्स अडॉप्ट कर रही हैं टू कोप विद डायनामिक एनवायरनमेंट्स। यानी इसमें बेसिकली आपके जो ट्रेडिशनल जैसे फंक्शनल लाइंस थे उनसे आगे जा रही हैं। इनके जो की स्ट्रक्चर्स हैं उसमें सबसे पहले आता है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कंटिन्यूली स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस को चेंज करती है बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फीडबैक।
फोकस है इनोवेशन पे, नॉलेज शेयरिंग पे और अडेप्टेबिलिटी पे। अगर एग्जांपल दूं, रेगुलर ट्रेनिंग और प्रोसेस अपडेट्स मार्केट ट्रेंड के बेस्ड पे। नेक्स्ट आता है स्पेगेटी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये सारे आपके ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। देखो जो स्पेगेटी ऑर्गेनाइजेशन है ये हाईली फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है या ऑलमोस्ट नो फिक्स स्ट्रक्चर भी आप इसे कह सकते हो। टीम्स और रोल्स डायनामिकली चेंज होते हैं नीड्स के बेसिस पे। अगर एग्जांपल दूं, प्रोजेक्ट बेस्ड टीम जो टेम्पररी फॉर्म होती हैं। तीसरा आता है फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन, फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल स्ट्रक्चर जो क्विकली रीअरेंज होता है लेकिन अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ को रिटेन करता है, जैसे आपका फिशिंग नेट होता है। अगर इसके एग्जांपल दूं, टीम जो प्रोजेक्ट नीड्स के हिसाब से रीकॉन्फ़िगर होती है। ठीक है जी। चौथा आता है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, एक स्ट्रक्चर जो इंटरनल और एक्सटर्नल एंटिटीज को इंटरकनेक्ट करता है टू अचीव कॉमन गोल्स। एक्सटर्नल एंटिटीज यानी आपके डिपार्टमेंट्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए। कोलैबोरेशन और डायनामिक पार्टनरशिप्स के इसका मेन फोकस होता है। एग्जांपल दूं, सप्लाई चेन पार्टनर्स के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन करना। पांचवा आता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, एक स्ट्रक्चर जो फंक्शनल और प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करता है। एम्प्लॉयज ड्यूअल रिपोर्टिंग करते हैं इसमें, फंक्शनल मैनेजर्स को भी, फॉर एग्जांपल जैसे मार्केटिंग हो गया, और प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट मैनेजर्स को भी। इसकी ना कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ जो पेपर में पूछी जाती हैं। देखो, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटल और प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन नहीं बल्कि फंक्शनल और प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का मिक्स है। ये चीज आपने याद रखनी है। प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स एज नीडेड बेसिस पे नहीं बनते। ठीक है, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट्स के लिए परमानेंटली एग्जिस्ट करते हैं अलोंगसाइड फंक्शनल डिपार्टमेंट। टीम मेंबर्स फंक्शनल होम रखती हैं इवन जब प्रोजेक्ट पे नहीं होते। ये फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक एम्प्लॉय मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है लेकिन एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लॉन्च के लिए प्रोजेक्ट टीम में भी रिपोर्ट करता है। ठीक है जी। अब ये स्ट्रक्चर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? डायनामिक और टेक ड्रिवन दुनिया में अडेप्टेबिलिटी और कोलैबोरेशन क्रिटिकल है, सो ये इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न स्ट्रक्चर्स इनोवेशन और स्केलेबिलिटी दोनों को ही सपोर्ट करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, व्हाट आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर? कुछ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं जो यूनिक चैलेंजेस या एनवायरनमेंट्स को एड्रेस करते हैं, जो ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर इनके एग्जांपल दूं, इसमें सबसे पहले आती है टास्क फोर्स, एडहॉक टीम जो अनयूजुअल या स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फॉर्म की जाती है। टेम्पररी और फोकस होते हैं ये। अगर एग्जांपल दूं, एक टीम साइबर सिक्योरिटी ब्रीच इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है जी। सेकेंड आता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सूटेबल है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए क्योंकि ये रिसोर्सेज और एक्सपर्टाइज को एफिशिएंटली एलोकेट करते हैं अक्रॉस मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। थर्ड आती है फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, स्टेटस फ्री और हियरार्की फ्री स्ट्रक्चर जो फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी को मैक्सिमाइज करता है। अगर इसमें एग्जांपल दूं, फ्लैट स्ट्रक्चर जिसमें एम्प्लॉयज फ्रीली कोलैबोरेट करते हैं विदाउट रिजिड रूल्स। ठीक है। चौथा आता है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल या डॉट कॉम ऑर्गेनाइजेशन जो फिजिकली को लोकेटेड नहीं होती। टीम्स रिपोर्टली कोलैबोरेट करते हैं यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अगर इसमें एग्जांपल दूं, ग्लोबल टीम जूम और स्लैक पे काम करती हैं। ठीक है जी। अब ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? स्पेसिफिक चैलेंजेस या एनवायरनमेंट्स के लिए ये टेलर्ड सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं। मॉडर्न टेक ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सबसे ज्यादा आइडियल है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। होप सो जितना करवाया आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं। देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय टेरिटरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें और कुछ भी बहुत कुछ हम कवर अप करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय टेरिटरी एक तरीका है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को ज्योग्राफिक रीजन या टेरिटरी के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है ताकि लोकल नीड्स और ऑपरेशंस को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। हम इसमें स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या हैं, जैसे लाइक लोकल कोऑर्डिनेशन से क्या फायदे हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, जैसे कंट्रोल चैलेंजेस क्या है, उन सबको देखेंगे। साथ ही स्पैन ऑफ कंट्रोल, कंटिजेंसी अप्रोच, ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को भी कवर करेंगे। एंड अगर इनको मैं स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करूं, कितने सबऑर्डिनेट्स एक मैनेजर सुपरवाइज कर सकता है। कॉन्टिजेंसी अप्रोच के स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल में बिजनेस की ग्रोथ स्टेजेस देखेंगे और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बेसिकली गुड्स और इम्प्लाइड कंडीशंस देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन, मैनेजमेंट एफिशिएंसी और लीगल ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत क्रिटिकल है। सो इनको डिटेल में करते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय टेरिटरी।
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय टेरिटरी एक अप्रोच है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को ज्योग्राफिक रीजन्स या टेरिटरी के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। हर टेरिटरी का अपना डेडिकेटेड टीम, मैनेजमेंट और रिसोर्सेज होते हैं जो लोकल मार्केट नीड्स और कंडीशंस के हिसाब से काम करते हैं। बेसिकली टेरिटरीज अगर मैं बताऊं जैसे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया या इंटरनेशनल मार्केट्स आप समझ सकते हो। ये स्ट्रक्चर बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉमन है जो मल्टीपल रीजन्स में ऑपरेट करती हैं। अब इसके अगर की इनसाइट्स की बात करें, ये स्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लोअर लेवल्स को डेलीगेट होती है यानी रीजनल मैनेजर्स को। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि टॉप मैनेजमेंट के लिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैलेंजिंग हो सकती है क्योंकि मल्टीपल टेरिटरीज के ऑपरेशन अलाइन करना टफ होता है। एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी का नॉर्थ इंडिया टीम अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करता है कंपेयर टू साउथ इंडिया टीम, जो सेंट्रल ओवरसाइट को कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं बना सकता है। अब हम इसकी अगर एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले जो एडवांटेज आती है, प्लेसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एट लोअर लेवल। रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग लोअर लेवल्स को डेलीगेट होते हैं जो लोकल मैनेजर्स और एम्प्लॉयज को एम्पावर करती हैं। ये लोकल रिस्पॉन्सिवनेस और एजिलिटी दोनों को ही बढ़ाती है चीज। लोअर लेवल जैसे आपके रीजनल मैनेजर्स, लोअर टीम्स होगी। अगर एग्जांपल दूं, रीजनल सेल्स मैनेजर अपने एरिया के मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से प्रमोशंस को डिजाइन करता है। सेकेंड आता है इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन इन रीजन। हर टेरिटरी के डेडिकेटेड टीम्स रीजनल कोऑर्डिनेशन को एनहांस करते हैं क्योंकि लोकल टीम्स क्लोजली कोलैबोरेट करती हैं और रीजनल नीड्स को क्विकली एड्रेस करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, साउथ इंडियन टीम लोकल फेस्टिवल्स के लिए टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स चलाती है। थर्ड, टेक्स एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ लोकल ऑपरेशन। लोकल ऑपरेशंस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस लोकल रिसोर्सेज, मार्केट नॉलेज और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाती हैं। अगर एग्जांपल दूं, लोकल सप्लायर से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना कॉस्ट इफेक्टिव कहीं ना कहीं होता है। अब ये क्यों टेरिटरी बेस्ड स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है? लोकल मार्केट की न्यूसेंसेस को एड्रेस करता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। डिसेंट्रलाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म चाहिए इसके लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल? स्पैन ऑफ कंट्रोल बताता है कि एक मैनेजर कितने कोऑर्डिनेट्स को डायरेक्टली सुपरवाइज करता है। ये ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की के लेवल्स और डेलीगेशन के एक्सटेंट को डिफाइन करता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल दो टाइप्स का हो सकता है, नैरो या वाइड। एंड अगर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करें, जब एक मैनेजर के पास लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होते हैं तो ये नैरो स्पैन होता है। इसका रिजल्ट अगर बताऊं, टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स विद मल्टीपल मैनेजमेंट लेवल्स इसका रिजल्ट में निकलते हैं। इसके फीचर्स की बात करें, क्लोजर सुपरविजन होगी, कंट्रोल बहुत अच्छा खासा होगा, मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच फ्रीक्वेंट इंटरेक्शंस होगी। ये सूटेबल है कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए जब क्लोज मॉनिटरिंग या हाई डायरेक्शन की जरूरत हो। अगर मैं एग्जांपल दूं, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जिसमें मैनेजर हर रिसर्चर के वर्क को क्लोजली मॉनिटर करता है। फिर आता है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। जब एक मैनेजर के पास लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होते हैं तो ये वाइड स्पैन होता है। इसके रिजल्ट में फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसमें बहुत कम मैनेजमेंट लेवल्स होते हैं वो रिजल्ट में निकलता है। फीचर्स की बात करें, ज्यादा ऑटोनॉमी और डिसेंट्रलाइजेशन होती है, फास्टर कम्युनिकेशन और स्ट्रीमलाइन डिसीजन मेकिंग होती है। ये सूटेबल है रूटीन टास्क के लिए जब एम्प्लॉय सेल्फ डायरेक्टेड हो और मैनेजर्स को उन पे हाई कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, अगर एग्जांपल दूं, एक सेल्स टीम जिसमें मैनेजर्स मल्टीपल सेल्स पीपल को हाई लेवल गाइडेंस प्रोवाइड करता है। अब बात आती है आपने स्पैन ऑफ कंट्रोल को डिटरमाइन कैसे करना है। कुछ ये डिपेंड करता है सबसे पहले नेचर ऑफ वर्क पे। अगर कॉम्प्लेक्स टास्क है नैरो स्पैन होगा, रूटीन है तो वाइड स्पैन होगा। टास्क की कम्प्लेक्सिटी हाई है तो ज्यादा सुपरविजन चाहिए आपको। एम्प्लॉय की स्किल्ड सेल्फ डायरेक्टेड एम्प्लॉयज के लिए वाइडर स्पैन पॉसिबल है। ठीक है जी, लेवल ऑफ ऑटोनॉमी की बात करें तो ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए तो वाइडर स्पैन चाहिए आपको। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और उसके साइज की बात करें, अगर लार्ज है डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म है तो वाइड स्पैन प्रेफर किया जाता है। ठीक है, अगर एग्जांपल दूं, एक स्टार्टअप फ्लैट स्ट्रक्चर और वाइड स्पैन प्रेफर करता है एजिलिटी के कारण। ठीक है, अब ये स्पैन ऑफ कंट्रोल इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, सुपरविजन और डिसीजन मेकिंग एफिशिएंसी को ये बैलेंस करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के डिजाइन के लिए ये एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अगेन ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक टर्म है जो बताती है कि एक मैनेजर कितने सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज को इफेक्टिवली सुपरवाइज और मैनेज कर सकता है। ये स्पैन ऑफ कंट्रोल्स क्लोजली रिलेटेड है लेकिन फोकस करता है मैनेजर की सुपरविजन कैपेसिटी पे। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं जो पेपर में आते हैं। सबसे पहले मैनेजर्स ट्रेनिंग। मैनेजर की ट्रेनिंग और स्किल्स उसकी एबिलिटी को डिफाइन करते हैं टू हैंडल अ लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स।
वेल ट्रेन मैनेजर्स ज्यादा सबॉर्डिनेट्स मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल दूं, लीडरशिप ट्रेनिंग लेने वाला मैनेजर बेटर मल्टीटास्किंग को करता है। सेकंड आता है मैनेजर्स पर्सनल क्वालिटीज। मैनेजर के लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन एबिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग पर्सनल क्वालिटीज हैं तो लार्जर स्पैन पॉसिबल है। अगर एग्जांपल दूं, अगर एक कैरिस्मेटिक लीडर ज्यादा एम्प्लॉयज को इंस्पायर और मैनेज कर सकता है तो उसका वाइडर स्पैन होगा। तीसरा सबॉर्डिनेट्स ट्रेनिंग। सबॉर्डिनेट्स की ट्रेनिंग और कैपेबिलिटी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पे इम्पैक्ट डालते हैं। अगर सबॉर्डिनेट्स वेल ट्रेन्ड और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर्स हैं तो मैनेजर लार्ज स्पैन हैंडल इजीली कर सकता है। अगर एग्जांपल दूं, स्किल्ड सेल्स टीम को कम सुपरविजन की जरूरत होती है। अब ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्यों? इफेक्टिव सुपरविजन और रिसोर्स एलोकेशन के लिए ये बहुत क्रिटिकल है। मैनेजर और एम्प्लॉय कैपेबिलिटीज को ये अलाइन करता है, ठीक है जी। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब आती है कॉन्टिजेंसी अप्रोच, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, कॉन्टिजेंसी अप्रोच एक मैनेजमेंट फिलॉसफी है जो कहती है कि नो वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन होता है। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को सिचुएशनल फैक्टर्स के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है। जैसे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यानी जैसे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ही लगा लो। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के लिए ये अप्रोच मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर करती है। अब कुछ फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट यानी कॉन्टिजेंसी अप्रोच को, वही अगेन आगे सबसे पहले टाइप ऑफ वर्क, वर्क की नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी स्पैन को डिफाइन करती है। कॉम्प्लेक्स या स्पेशलाइज्ड वर्क के लिए स्मॉलर स्पैन बेटर है क्योंकि ज्यादा सुपरविजन चाहिए। जैसे आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट मान लो, रूटीन वर्क के लिए लार्जर स्पैन पॉसिबल होता है, जैसे रिटेल सेल्स लगा लो। सेकंड आता है एबिलिटी मैनेजर्स की, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो, मैनेजर की स्किल्स, एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटी स्पैन को इन्फ्लुएंस करती हैं। स्ट्रॉन्ग मैनेजरियल एबिलिटीज वाले मैनेजर्स लार्जर स्पैन हैंडल कर सकते हैं। थर्ड आता है एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की कॉम्पिटेंस, मोटिवेशन और एक्सपीरियंस स्पैन पे इम्पैक्ट डालते हैं। हाईली स्किल्ड और सेल्फ डायरेक्टेड एम्प्लॉयज के साथ लार्जर स्पैन पॉसिबल है। चौथा आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हिरार्की का लेवल स्पैन को अफेक्ट करता है। हायर लेवल मैनेजर्स के पास स्मॉलर स्पैन होते हैं क्योंकि उनके डिसीजन स्ट्रेटेजिक और कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है जी। जैसे आपके सीईओ हो गए, लोअर लेवल मैनेजर्स के पास लार्जर स्पैन हो सकते हैं फॉर ऑपरेशनल टास्क। फिफ्थ आता है आपका ज्योग्राफिक लोकेशन। ज्योग्राफिक डिस्पर्शन ऑफ सबॉर्डिनेट स्पैन को इन्फ्लुएंस करती है। अगर सबॉर्डिनेट्स अलग अलग लोकेशन में हैं तो स्मॉलर स्पैन बेटर है क्योंकि कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन चैलेंजिंग होती है। अब ये कॉन्टिजेंसी अप्रोच क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स को कंसीडर करके फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस प्रमोट करती है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को प्रैक्टिकल और इफेक्टिव बनाती है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल बताता है कि बिजनेस कैसे इवॉल्व होता है ओवर टाइम फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू पोटेंशियल डिक्लाइन। ये साइकिल 5 स्टेजेस से गुजरता है। हर स्टेज के अपने चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज होते हैं। अब स्टेजेस को देखते हैं। सबसे पहले आता है स्टार्टअप। ये इनिशियल स्टेज है जब बिजनेस एस्टैब्लिश होता है। फोकस होता है ऑपरेशन सेटअप करना, प्रोडक्ट और सर्विस डेवलपमेंट करना और मार्केट एंट्री पे। अगर एग्जांपल दूं, एक टेक स्टार्टअप ऐप डेवलप करता है और सीड फंडिंग को रेज करता है। सेकंड स्टेज आती है सर्वाइवल। इस स्टेज में बिजनेस कस्टमर बेस एस्टैब्लिश करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है और इनिशियल चैलेंजेस को ओवरकम करता है। प्राइमरी गोल सिंपल है, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना। अगर एग्जांपल दूं, स्टार्टअप अपने ऐप के पेड यूजर्स को बढ़ाता है ताकि कंपटीशन को सर्वाइव कर सके। थर्ड आती है एक्सपेंशन। जब बिजनेस स्टेबल और प्रॉफिटेबल हो जाता है तो ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज परस्यू करता है। इसमें स्केलिंग ऑपरेशंस करना, अपने ऑपरेशंस को बढ़ाना, न्यू मार्केट एंट्री होगी या मार्केट शेयर को बढ़ाना, सब इसके पार्ट है। अगर एग्जांपल दूं, स्टार्टअप मल्टीपल सिटीज में एक्सपेंड करता है और न्यू फीचर्स को ऐड ऑन करता है। फोर्थ आता है कंसोलिडेशन। रैपिड एक्सपेंशन के बाद बिजनेस मार्केट पोजीशन स्ट्रेंथन करता है, एफिशिएंसी इंप्रूव करता है और प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करता है। इसमें मर्जर्स, एक्विजिशन या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की जाती हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी कॉम्पिटिटर से एक्वायर करती है तो मार्केट डोमिनेंस बढ़ सके उसकी। फिफ्थ आता है डिक्लाइन। इवेंचुअली बिजनेस परफॉर्मेंस और मार्केट शेयर डिक्लाइन करने लगते हैं क्योंकि मार्केट चेंजेस आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है या इंटरनल चैलेंजेस हो सकते हैं। इसके आउटकम में रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है, डाउनसाइजिंग की जाती है या इवन क्लोजर भी बिजनेस का किया जाता है। अगर एग्जांपल दूं, एक ट्रेडिशनल रिटेल चेन ऑनलाइन कॉम्पिटिटर्स की वजह से स्ट्रगल करती है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके अपने कारण है। बिजनेस एवोल्यूशन के स्टेजेस को समझने में ये हेल्प करता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और रिसोर्स एलोकेशन के लिए ये बहुत क्रिटिकल है। अब नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक लीगल एग्रीमेंट है जिसमें सेलर गुड्स को बायर को ट्रांसफर करता है फॉर अ प्राइस। इसमें इम्प्लाइड कंडीशंस ऑटोमेटिकली इंक्लूड होती हैं।
जो बायर के राइट्स और प्रोटेक्शन को इंश्योर करती हैं, इवन अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिटली मेंशन ना भी हो। ठीक है, कुछ एम्प्लॉयड कंडीशंस आती हैं। सबसे पहले कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। गुड्स मस्ट बी ऑफ अ सर्टेन क्वालिटी एंड फिटनेस फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जो बायर और सेलर ने एग्री किए हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल हो, एक लैपटॉप जो गेमिंग के लिए सोल्ड किया गया, उसमें हाई परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। Second condition as to merchantable quality, goods must be of reasonable quality or fit for their ordinary purpose considering appearance, performance और safety. एग्जाम्पल अगर दूं, एक कार का इंजन रिलायबल होना चाहिए फॉर डेली यूज। तीसरी आती है कंडीशन एज टू होलसम, ये फूड या कंज्यूमेबल गुड्स के लिए अप्लाई होती हैं, इंश्योरिंग कि ये सेफ और फिट है फॉर कंजम्पशन। अगर एग्जांपल दूं, पैकेज मिल्क बैक्टीरिया फ्री और कंज्यूमेबल होना चाहिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले एक्शनेबल क्लेम, एक क्लेम जो ओनली थ्रू लीगल एक्शन रिकवर किया जा सकता है, जैसे डेट या लॉटरी विनिंग्स, बेसिकली कोर्ट सूट के थ्रू। एग्जाम्पल अगर दूं, एक अनपेड इनवॉइस जो कोर्ट के थ्रू रिकवर करना पड़े। सेकेंड आती है अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, गुड्स को सेपरेट और आइडेंटिफाई करना ताकि ये क्लियर हो कि कौन से गुड्स डिलीवर होने हैं। एग्जाम्पल दूं, वेयर हाउस में स्पेसिफिक बैच ऑफ टीवीज को बायर के ऑर्डर के लिए अलग करना। थर्ड आता है एग्जिस्टिंग गुड्स, गुड्स जो सेलर के पास ऑलरेडी होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया जाता है। एग्जाम्पल अगर दूं, शोरूम में जो कार्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। चौथे आते हैं फ्यूचर गुड्स, गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैन्युफैक्चर्ड या एक्वायर्ड होंगे। एग्जाम्पल अगर दूं, एक कस्टम मेड फर्नीचर ऑर्डर जो अभी बनना बाकी है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, बायर और सेलर के राइट्स और ऑब्लिगेशंस को ये लीगली डिफाइन करता है, क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करता है, स्पेशली कंज्यूमर गुड्स के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। होप सो आपको जितना करवाया उतना समझ आ गया होगा। रिवीजन सीरीज जर्नल पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की यूट्यूब पे कंडक्ट हो रही है। पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 आपको करवाया जाएगा। टारगेट यही है, जेआरएफ एंड यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।